गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? चलो, आप बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। देखो, आपके सर फिजिकल बैच तो लेते हैं और आपके लिए वर्चुअल भी आ गए। तो ये एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपको लगेगा कि इस चैप्टर की रिवीजन करनी है तो आप ये वीडियो लगा सकते हो और फटाफट आपकी रिवीजन हो जाएगी। सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो शुरू करना है, तो चलो टॉपिक का नाम डालो, लिवरेजेस। अब लिवरेजेस क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें हमने क्लास में डिटेल में देखी थी। इसके सारे कंसेप्ट भी हमने देखे थे। अब ये रिवीजन फास्ट होगी, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिसने क्लास अच्छी तरीके से अटेंड की है उसको ये सारी चीजें एकदम फटाफट याद आ जाएगी, और जिसने नहीं की है उसको दिक्कत आने वाली है। तो डायरेक्टली इस वीडियो से सीखने की कोशिश मत करो। जिसने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी है वही इस रिवीजन वीडियो का यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखो, लिवरेजेस। लिवरेजेस मतलब क्या? एकदम इजी लैंग्वेज में, कम एफर्ट्स और मैक्सिमम बेनिफिट्स, इसी को बोला जाता है लिवरेज। आपने लिवर सुना होगा। देखो, ये ऐसा होता है और यहाँ पे एक पत्थर होता है। अब आप, अगर आपको यहाँ पे एक भारी सामान है, इसका वेट है समझो 50 kg, ये तो आप डायरेक्ट उठा नहीं सकते हो, पर आपने अगर यहाँ पुश किया तो इस पत्थर की मदद से ये जल्दी ऊपर जाएगा, आप इसे उठा सकते हो। इसी का मतलब क्या? ये आपको एक बेनिफिट दे रहा है, कम एफर्ट्स लगाना है और आप ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हो। यही लेवरेज। बिजनेस में भी यही होता है। हम अब बिजनेस में इसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे, अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इनकम कंपटीशन जो है इसे रिवाइज करेंगे, फिर मैं एक एक कंसेप्ट आपको गो थ्रू करूंगा। लिखिए, सेल्स स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा? सेल्स से होती है। लिखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होती है या नहीं होती है? होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है? मतलब अभी मैं यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट लिख रहा हूं, अब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के साथ चेंज होती है। अगर सेल्स मेरा 10% से बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ेगी। पर फिक्स कॉस्ट के केस में ऐसा होता है क्या? सेल्स के बढ़ने से क्या मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए इसे फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। अब फिक्स कॉस्ट में आता क्या है? हमारे जो एम्प्लॉय उनकी सैलरी आ जाती है। अगर प्रीमाइसेस रेंटेड है तो उसका रेंट आ जाता है। क्या आपका सेल बढ़ने से लैंडलॉर्ड आके बोलता है कि आप रेंट बढ़ा दो? नहीं बोलता है। क्या एम्प्लॉय बोलते हैं कि आपका सेल्स इस साल 10% से बढ़ा है, 20% से बढ़ा है, अब उतनी ही हमारी सैलरी 10% 20% से बढ़नी चाहिए? नहीं होता है ऐसे, क्योंकि ये फिक्स्ड है। सेल्स के बढ़ने से या कम होने से इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। इसी का मतलब क्या? अगर सेल कम हो जाता है या जीरो भी हो जाता है तभी भी मुझे फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी। पर वेरिएबल कॉस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर मेरा सेल्स जीरो हो जाता है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी कितने हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर मेरा सेल्स बहुत बढ़ता है, दो गुना बढ़ता है, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी दो गुना बढ़ेगी। ये वेरी करता है सेल्स के साथ वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या आता है बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर इससे अगर हम फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो क्या आता है? ईबीआईटी माइनस, इससे क्या लेस होता है? इंटरेस्ट। फिर क्या आता है? इसे क्या बोला जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसे हम टैक्स लेस करेंगे। ये देखो, मैं टैक्स लेस कर रहा हूं। टैक्स लेस करने के बाद क्या आता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। यस और नो? सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स यही क्या हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट है, फाइनल नेट इनकम है? तो है। ये बोल सकते हैं कि ये जो टैक्स के लेस होने के बाद आने वाली फिगर है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, यही आपकी नेट इनकम हो सकती है। यही अर्निंग आपकी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए भी हो सकती है। कब? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो। अगर बिजनेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो फिर ये जो अर्निंग है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आपकी डायरेक्टली नेट इनकम नहीं हो सकती। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना पड़ेगा। ये लेस किया मैंने, प्रेफरेंस डिविडेंड।
अच्छा, एग्जाम में याद रखना है, ये शॉर्टकट नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। प्रेफरेंस में सिर्फ PREF मत लिखो, पूरा प्रेफरेंस लिखो, डिविडेंड भी पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं यूज करना है। ये रिवीजन क्लास है इसलिए हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होने के बाद क्या आता है? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसी का मतलब क्या है? ये है NI। ये क्या है? NI। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता है बिजनेस में, तब अर्निंग आफ्टर टैक्स ही NI है। ये आया कि नहीं समझ में? अब ये NI तक हम पहुंच गए। अब ये जो NI है ये इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए है। तो अब इस NI को हम डिवाइड करेंगे बेटा। अब लेस नहीं होगा, डिवाइड होगा। किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ जाता है? ये जो आंसर आएगा इसे बोला जाएगा अर्निंग पर शेयर। ये अर्निंग पर शेयर आ जाता है। ये देखो, तो ये कंपटीशन शीट है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन आता है, फिर फिक्स कॉस्ट लेस होता है, फिर EBIT आता है, माइनस इंटरेस्ट होता है, फिर EBT आता है, फिर टैक्स लेस होता है, फिर क्या आ जाता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होता है, फिर क्या आता है? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, तो क्या मिलेगा? अर्निंग पर शेयर। ओके, अब देखो ऑपरेटिंग लीवरेज का जो पोर्शन है ना, ये सेल्स से लेके EBIT तक है, ये हमने देख लिया बहुत अच्छे से। इसे क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग लीवरेज। फिर क्या होता है? EBIT से, ये देखो EBIT से EBT तक क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज। क्या खत्म हो गया क्या यहां तक ही? फिर आगे का क्या है सर? नहीं बेटा, ये ध्यान रखो, EBIT से सीधा नीचे तक EPS तक। EPS तक क्या है? ये पूरे के पूरा क्या है? ये फाइनेंशियल लीवरेज। लिखो यहां पे फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, और सर फिर कंबाइंड लीवरेज क्या है सर? ये कोई नई कंसेप्ट है क्या? नहीं, सेल्स से लेके तो पूरा EPS तक ये क्या है? कंबाइंड लीवरेज। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑपरेटिंग लीवरेज, हमने पढ़ा फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। अब बेटा ऑपरेटिंग लीवरेज जो है ना, ये कौन से चीज का इंपैक्ट मेजर करती है? हम कौन सी चीज का इंपैक्ट मेजर करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज में? तो फिक्स कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट अगर बिजनेस में है तो क्या बेनिफिट होगा बिजनेस में? देखो, अगर फिक्स कॉस्ट का पोर्शन हम रखते हैं ना, तब सेल्स अगर 10% से बढ़ता है तो हमारा EBIT 10 से ज्यादा परसेंटेज से बढ़ेगा। इसी का मतलब क्या है? सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10% से बढ़ा और EBIT 20% से बढ़ा। मतलब क्या? हमें सेल्स बढ़ाने के लिए सिर्फ 10%, मतलब 10% सेल बढ़ाने के लिए मैंने एफर्ट्स डाले, पर मेरा EBIT कितने से बढ़ रहा है? 20% से। मतलब कम एफर्ट्स लगाना है और ज्यादा बेनिफिट आ रहा है। तो अगर ये 20% से EBIT बढ़ता है तो इसी का मतलब क्या हुआ? मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज 2 टाइम्स, क्योंकि सेल्स 10% से बढ़ रहा है और मेरा EBIT 20% से बढ़ रहा है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है? 2 टाइम्स है। इसी का मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? क्या होगा फॉर्मूला? EBIT डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या? फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ये भी 2 टाइम्स आता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला सेल्स के साथ EBIT। देखो, सेल्स जितने परसेंटेज से चेंज होगा ना, वेरिएबल कॉस्ट भी उतने परसेंटेज से चेंज होती है। अगर दोनों उतने ही परसेंटेज से चेंज हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन उतने परसेंटेज से चेंज होगा। तो मैं सेल्स बोलूं या कंट्रीब्यूशन बोलूं, एक ही बात है। इसलिए ये क्या फॉर्मूला बनता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। सर उस ऑपरेटिंग लीवरेज का और एक फॉर्मूला आपने बोला था जिसमें हम सेल्स से मेजर कर रहे थे, वो कौन सा फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, क्या है बोलो? परसेंटेज चेंज इन सेल्स। गलत, ये थोड़ी ना है। क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। चलो लिख ले हम ये फॉर्मूला पहले, तो एक एक फॉर्मूला लिख के हम फिर कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज का पहला फॉर्मूला, अब यहां पे मैं शॉर्टकट से लिखूंगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा सारे
मतलब पूरे लिखूंगा नहीं, पर आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये एक फॉर्मूला होगा। यहां पे हम सेल्स से मेजर करते हैं। अब ये जब फॉर्मूला हमें यूज करना है ना, तब क्या करना पड़ेगा, हमें सेल्स को कुछ परसेंटेज से बढ़ाना पड़ेगा, एजम्पशन लेना पड़ेगा। एक तो एग्जाम पे दिया होगा, नहीं तो फिर हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा। अगर इस मेथड से जाना है तो सेल्स को हमें 10% से बढ़ाना पड़ेगा। फिर जो नया ईबीआईटी आएगा, तो ईबीआईटी कितने परसेंट से ज्यादा आया है या कितने परसेंट से कम आया, मतलब चेंज कितना हुआ है पुरानी ईबीआईटी से, ये मेजर करना पड़ेगा। फिर जो आंसर आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का, उसको न्यूमरेटर में लिखना है, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स जो हमने एजम्पशन लिया था सेल्स हम 10% से बढ़ाएंगे, उसे हम नीचे लिखना है। फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, टाइम्स में, आंसर टाइम्स में आएगा। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर हमेशा टाइम्स में आता है, कभी भी परसेंटेज में नहीं आता है। पर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज सेल इन सेल्स ये परसेंटेज में आएगा, पर ऑपरेटिंग लीवरेज का जो आंसर आएगा वो टाइम्स में ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाते हैं ना। ये देखो ये परसेंटेज कैंसिल, ये परसेंटेज कैंसिल, तो आने वाला आंसर में परसेंटेज रहेगा ही नहीं, ये टाइम्स में रहेगा। तो ये डैश 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 टाइम्स ऐसा आंसर आएगा इसका। यस और नो? ओके सर, सेकंड फॉर्मूला क्या बताया था आपने? सेकंड फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ईबीआईटी। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला समझाते हुए आपको बोला था कौन सी भी चीज का इंपैक्ट हमें मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस चीज के पहले क्या कंडीशन थी और उस चीज के बाद में क्या कंडीशन हुई, ये देखना पड़ेगा। अब हम ऑपरेटिंग लीवरेज में फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट मेजर करते हैं, तो देखना पड़ेगा कि फिक्स कॉस्ट के पहले मेरा प्रॉफिट कितना था और फिक्स कॉस्ट के बाद मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, यही तो देखना पड़ेगा। अब आओ कॉम्पिटिशन शीट में, देखो फिक्स कॉस्ट के पहले क्या है, कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट के बाद में क्या है, ईबीआईटी है, इसलिए कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी आ जाएगा। आया समझ में? तो ये फॉर्मूला आ गया। इसका भी आंसर सेम आने वाला है, टाइम्स में आएगा, और जो इस फॉर्मूले से आंसर आएगा ना वही इस फॉर्मूले से आंसर आएगा, सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा इसमें। ओके ओके, ये शॉर्टकट फॉर्मूला, ये फटाफट इससे आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कोई सेल्स को 10% से बढ़ा के फिर ईबीआईटी निकाल के फिर ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, ये सारी झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये आंसर सीधा आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, दोनों फॉर्मूले से करो सेम आंसर आ जाएगा। सर आपने और एक फॉर्मूला बोला था ऑपरेटिंग लीवरेज का, क्या था, 1 डिवाइडेड बाय एमओएस। एमओएस क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डेरिवेशन आगे रिवीजन नोट्स में है, तब मैं समझाऊंगा। और इसका भी मैंने आपको डेरिवेशन बताया, 1 डिवाइड बाय एमओएस कैसे होता है ये भी बताया, और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी सारी चीजें क्लास में एक्सप्लेन की। सिर्फ अभी आपको ध्यान में क्या रखना है, ये तीन फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज में, ध्यान में रखना। अगर आपको एमओएस की फिगर आ जाती है एग्जाम में, तो आप 1 डिवाइड बाय उस फिगर को कर दो, एमओएस की फिगर को, आपको ऑपरेटिंग लीवरेज मिल जाएगा एकदम आसानी से, है कि नहीं? यस और नो? ओके, तो अब ऑपरेटिंग लीवरेज की कंसेप्ट खत्म हो गए, रिवीजन कंसेप्ट। चलो रिवीजन नोट्स में आते हैं। रिवीजन नोट्स में क्या है देखते हैं। देखो सबसे पहले तो लेवरेज क्या है, क्यों है लेवरेज, तो हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। फिर यहां पे बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क के बारे में दिया है। सर बिजनेस रिस्क क्या होती है, बड़ा बिजनेस रिस्क ये होती है कि क्या मैं ईबीआईटी अर्न कर सकता हूं कि नहीं अर्न कर सकता, ये होती है बिजनेस रिस्क। मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी रहनी चाहिए बिजनेस में, ये इस पे डिपेंड होती है बिजनेस रिस्क। और सर मेरा इंटरेस्ट पोर्शन कितना रहना चाहिए, इंटरेस्ट पोर्शन कितना है, ये रिस्क कौन सी है सर, ये फाइनेंशियल रिस्क। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों रिस्क अलग अलग है। आओ नीचे, ये देखो मेजर ऑफ लिवरेज, ये मैंने आपको समझाया डिटेल में। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला, ऑपरेटिंग लिवरेज कहां से कहां तक मेजर करते हैं, सेल से ईबीआईटी तक, फिर फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी से ईपीएस तक, नीचे तक, और कंबाइंड लिवरेज सेल से ईपीएस तक। ये देखो ये इनकम स्टेटमेंट है जो मैंने आपको ड्रॉ किया है, आपको ड्रॉ करके दिखाया है। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब क्या, टेंडेंसी ऑफ ईबीआईटी टू चेंज डिसप्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली चेंज करना नहीं है, प्रोपोर्शनेटली अगर चेंज होता है तो फिर कोई भी लिवरेज नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं उठा रहे हम। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है
तो क्या होगा, सेल्स अगर 10% से बढ़ाएंगे तो ईबीआईटी भी 10% से ही बढ़ेगा, तो कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो ये लीवरेज नहीं हो सकता। ठीक है, और इस केस में हम ऑपरेटिंग लीवरेज को 1 बोलेंगे, क्योंकि क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी हम करेंगे तो आंसर एक ही आने वाला है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अगर 10% से बढ़ता है तो ईबीआईटी अपने आप 10% से बढ़ेगा। अरे बच्चों, अगर फिक्स कॉस्ट ही नहीं है तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ईबीआईटी इटसेल्फ, यस और नो? इसलिए पढ़ो, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, टेंडेंसी ऑफ ईबीआईटी टू चेंज डिसप्रोपोर्शनेटली विद चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, द डिसप्रोपोर्शन इज कॉस्ड बाय फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये क्यों होता है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसलिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है, मेरा सेल्स अगर 10% से बढ़ता है तो मेरे फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो जो ज्यादा बड़े वाला सेल है वो सीधा मेरा ईबीआईटी है, डायरेक्ट मेरा प्रॉफिट है, इसलिए मेरे प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा से बढ़ेगा। सेल्स 10% से बढ़ता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो ईबीआईटी और 10% से ज्यादा बढ़ेगा। ओके, अब ऑपरेटिंग लीवरेज इज फंक्शन ऑफ 3 फैक्टर। क्या क्या फैक्टर्स ऑपरेटिंग लीवरेज में होते हैं, फिक्स कॉस्ट होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, सेल्स होता है, यही सारी चीजें। फिर डीओएल का फॉर्मूला लिखा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन सेल और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, सही है। अब ये डेरिवेशन है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड ईबीआईटी क्यों है, ये भी मैंने आपको समझा अच्छी तरीके से। फिर हम ब्रेक इवन में आए बेटा, आओ इधर, ये नोट्स को देखो मत, क्योंकि आप नोट्स देखोगे तो आप सोचेंगे नहीं, क्लास को रिकॉल नहीं करोगे, क्लास को हमें रिकॉल करना है। सर ब्रेक इवन देखा था, ब्रेक इवन क्या है सर, बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट तब बोला जाता है, या बिजनेस ब्रेक इवन पे है तब बोला जाता है जब हमारा प्रॉफिट जो है ना वो 0 है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, हम ब्रेक इवन पे, हम कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, कॉस्ट से ज्यादा कमा नहीं रहे, और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि हम कॉस्ट ही नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, हम एग्जैक्टली उतना अर्न कर रहे हैं जितने हमारे कॉस्ट। इसी का मतलब क्या, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, इसलिए हम ब्रेक इवन पे है बेटा। अब ब्रेक इवन ये देखो, ये ऐसी लाइन होती है, अब यहां से हम शुरुआत करेंगे सेल्स की, यहां पे होगा ब्रेक इवन, इस लाइन पे कहीं तो भी बीच में ब्रेक इवन होगा। अब ये ब्रेक इवन क्या है, जैसे कि देखो सेल्स क्या है 1 लाख का, माइनस वेरिएबल कॉस्ट और सेल प्राइस पर यूनिट, बेटा सेल प्राइस पर यूनिट क्या है 10 रुपए, 10 रुपए में बेचते हैं हम 1 यूनिट, इसी का मतलब अगर सेल्स 1 लाख का होता है तो हम यूनिट कितने बेच रहे हैं बेटा 10,000, ये क्या है, ये हो गए यूनिट्स, ये क्या हो गए यूनिट्स, दिख रहा है ना आपको। फिर वेरिएबल कॉस्ट 30% है, तो इसी का मतलब क्या होगा, वेरिएबल कितनी होगी 30,000, इसका आंसर क्या आएगा 70,000। ये क्या है कॉन्ट्री, मतलब क्या कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम लेते हैं फिक्स कॉस्ट 50,000, और फिर ईबीआईटी कितना आएगा, ईबीआईटी आएगा 20,000। अब बेटा हम ब्रेक इवन पे है क्या ब्रेक इवन के ऊपर है, वेरी गुड, हम ब्रेक इवन के ऊपर है क्योंकि ईबीआईटी पॉजिटिव है, हम वेरिएबल कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट भी हम पे कर रहे हैं और फिक्स कॉस्ट को भी हम पे कर रहे हैं, दोनों कॉस्ट रिकवर हो रही है, और उसके बाद 20,000 का प्रॉफिट बच रहा है। अब आपको दिया ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, मुझे ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए इन यूनिट्स, कैसे निकालूंगा, देखो 50,000 मेरी फिक्स कॉस्ट है, अब मेरी फिक्स कॉस्ट को मुझे रिकवर करना है, अब फिक्स कॉस्ट को मैं रिकवर कैसे करूंगा, मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगा ना वो सबसे पहले मैं फिक्स कॉस्ट को दे दूंगा, कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, तो ये देखना पड़ेगा मैं 1 यूनिट बेच के कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है मेरे हाथ में, 1 यूनिट बेच के कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, सर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 70,000 है क्या नहीं 70,000, इसी का मतलब क्या है, और यूनिट्स कितने बेच रहा हूं मैं 10,000 यूनिट्स बेच रहा हूं, और 70,000 कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मतलब 10,000 यूनिट बेच के मेरे हाथ में 70,000 बच रहे हैं, इसी का मतलब क्या, 1 यूनिट बेच के मेरे हाथ में 7 रुपए बच रहे हैं, अब मैं 1 यूनिट बेचूंगा 7 रुपए आएंगे, मैं 7 रुपए फिक्स कॉस्ट को दे दूंगा, फिर दूसरा यूनिट बेचूंगा फिर 7 रुपए आएंगे, फिर मैं 7 रुपए फिक्स कॉस्ट को दे दूंगा, अब कितने फिक्स कॉस्ट को दिया मैंने 14 रुपए दे दिए, अभी तो मुझे 50,000 रुपए तक जाना है, तो मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, कितने यूनिट्स सोल्ड सेल करने पड़ेगा, कितने यूनिट्स का, टू रिकवर दिस 50,000,
तो क्या करूंगा मैं, 50,000 डिवाइडेड बाय, क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड बाय 7। क्या आता है आंसर 50,000 डिवाइड बाय 7 का? करो जल्दी से, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो, क्या आंसर आता है, कितना आंसर आया है? 7,142 पॉइंट समथिंग। चलो इसको 43 कर लो, मैं, कोई दिक्कत है क्या आपको? 43 कर लू, कर लिया? तो मुझे 7,143 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे तब मैं फिक्स कॉस्ट रिकवर कर सकता हूं। अब ये क्या आया, ये ब्रेक इवन यूनिट्स है बेटा, ब्रेक इवन यूनिट्स है ये। अगर मुझे ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, तो क्या करूंगा, ये जो यूनिट्स आया मेरे पास 7,143 इंटू सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा। सेल प्राइस पर यूनिट क्या है, 10 रुपए, 10, ये देखो, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या आएगा 10, फिर आंसर क्या आएगा 71430, 71,430। ये क्या है, ये मेरा ब्रेक इवन सेल्स है, यस और नो? ये ब्रेक इवन सेल्स निकालने का और एक तरीका है। क्या तरीका है, अब ये बहुत डिटेल में क्लास में हुआ है, इसलिए मैं फटाफट गो थ्रू करा रहा हूं। एक पीवी रेशियो की कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में बताई। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का रेशियो होता है, कंट्रीब्यूशन का रेशियो मतलब क्या, मैं करूंगा पीवी रेशियो निकालने के लिए 70,000 मेरे कंट्रीब्यूशन आया डिवाइड बाय सेल्स 1 लाख, मतलब क्या, मेरा पीवी रेशियो कितना आया 70%, यस और नो? कितना आया पीवी रेशियो 70%। ये पीवी रेशियो ना बेटा बहुत हेल्पफुल है, इससे बहुत सारी चीजें आ सकती है। अब क्या करना है आपको बताओ, क्या ये 50,000 है ना बेटा, 50,000 फिक्स कॉस्ट कितनी है, 50,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, यस और नो? इस 50,000 को डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो अगर मैं करूंगा ना, तो मुझे ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा। करके देखो 70%, आप फटाफट करके देखो कि आता है क्या नहीं, या मैं गलत बोल रहा हूं, देखो। कितना आया 71428, कितना आया 71428, मतलब राउंड ऑफ का डिफरेंस है, 71,428 आया, और इधर कितना आया था 71,430, 2 यूनिट का डिफरेंस है और राउंड ऑफ की वजह से आ सकता है। तो इसी का मतलब क्या, फिक्स कॉस्ट को अगर हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, ब्रेक इवन सेल्स आएगा। ये ब्रेक इवन सेल्स आया। सर हमने टोटल सेल्स कितना किया था, टोटल सेल्स कितना किया था, अरे बताओ ना टोटल सेल्स कितना किया था, 1 लाख। ब्रेक इवन सेल्स कितना आया है, ब्रेक इवन सेल्स, बीएस लिख लो, ये ब्रेक इवन सेल्स है 71,428। अब क्या आंसर आता है मेरा, निकालो जल्दी, 28,571, 572, 28,572। अब ये क्या है, ये भी सेल्स है, पर इस सेल्स को हम क्या बोलेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ये मेरा एमओएस सेल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 28,578, मतलब क्या 28,578, अगर 71,428 अगर मैं सेल करता हूं ना, तो मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, मैं ब्रेक इवन पे, नो लॉस नो प्रॉफिट। पर इसके ऊपर मैंने एक भी यूनिट बेचा तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। इसी का मतलब क्या 28,572 यूनिट्स अगर मैं बेचता हूं सेल्स के, तो मैं ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो है डायरेक्टली, क्योंकि ये देखो 28,572 से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेस करो, वेरिएबल कॉस्ट कितने 30% है, इंटू वेरिएबल कॉस्ट 30%, इसी का मतलब क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 70%, तो इंटू करो इसको 0.7, तो क्या आया 20,000। तो ये मेरा 20,000 जो कंट्रीब्यूशन आया ना, कंट्रीब्यूशन ये डायरेक्टली मेरा ईबीआईटी है, डायरेक्टली ईबीआईटी में ऐड हो जाएगा। ये प्रूव करके बताओ आपको ये चीज, चलो प्रूव करके बताता हूं मैं आपको। देखो 71,428 ये ब्रेक इवन सेल्स था कि नहीं था, इससे मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस करता हूं,
30%। अब 30% का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन पे जंप करेंगे। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, निकालो। 71,428 इंटू इंटू क्या करेंगे 0.7, कितना आता है 50,000। ये आया कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000। सो फिक्स कॉस्ट लेस की 50,000, तो आंसर क्या आता है 0। आता है कि नहीं 0, आ गया है 0। तो कुछ प्रॉफिट लॉस है क्या, नहीं है। मतलब 71,428 मेरा ब्रेक इवन सेल्स है। अब चलो इसमें हम क्या करेंगे, एक यूनिट बढ़ाते हैं, मतलब 71,429 करते हैं। एक यूनिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अब निकालो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। अच्छा इसको इतना कम नहीं करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं। चलो ये यूनिट 28,572 इसमें ऐड कर लेंगे, मतलब क्या होगा 1 लाख आ जाएगा। फिर ये कितना आएगा 70,000 कॉन्ट्रीब्यूशन, 71,428 में 28,572 ऐड कर दिया, तो कितना आया कॉन्ट्रीब्यूशन 70,000। अब 70,000 से 50,000 लेस कर दो, कितना आया 20,000। माय गॉड, ये ईबीआईटी देखो, ईबीआईटी 20,000। अब क्या हुआ, ये देखो, ये 28,000 ये तो मैंने पहले ही निकाला था। 20,000 मैंने पहले ही निकाला था। मैंने क्या बोला था कि 28,578 मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है। इससे जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, मतलब इसको अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे निकल के क्या आएगा, जो भी चीज निकल गया सीधा मेरा ईबीआईटी, सीधा मेरा प्रॉफिट है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पहले 71,428 यूनिट्स ने ही रिकवर कर ली ना। 71,428 ये यूनिट बेचने के बाद मुझे जो भी बचता फिक्स कॉस्ट लेके गया, अब वापस फिक्स कॉस्ट आने नहीं वाला। तो इसके ऊपर मैंने जो भी यूनिट बेचे, इसके ऊपर मैंने जो भी यूनिट बेचे वो कितने आएंगे, सीधा 20,000। जो भी इससे कंट्रीब्यूशन आया सीधा क्या आएगा, ईबीआईटी में ऐड हो जाएगा। तो सीधा क्या आंसर आएगा 20,000। तो इसी का मतलब क्या होगा, एमओएस सेल को अगर मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या निकल के आएगा, सीधा ईबीआईटी। और ब्रेक इवन सेल को मैं पीवी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या फिक्स कॉस्ट, अरे फिक्स कॉस्ट निकल के आएगी बच्चों, फिक्स कॉस्ट निकल के आ गई, यस और नो। अब ईबीआईटी और फिक्स कॉस्ट को जोड़ देंगे, ईबीआईटी और फिक्स कॉस्ट को जोड़ देंगे तो क्या आंसर आता है, टोटल सेल्स क्या कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आया कि नहीं कंट्रीब्यूशन। क्योंकि कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस किया तो ईबीआईटी आता है। इसी का मतलब ईबीआईटी और फिक्स कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये आ गया। पीवी रेशियो से वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करेंगे सर। तो हमने देखा टोटल सेल्स को अगर पीवी से मल्टीप्लाई करते हो तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। इसी का मतलब क्या, यहां पे मैं टोटल सेल्स लिख सकता हूं क्या, टोटल सेल्स इंटू पीवी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। इसी का मतलब क्या हो गया बेटा, ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस सेल्स इक्वल टू टोटल सेल। इसी का मतलब क्या, टोटल सेल, ये देखो अब और एक तरीके से समझा रहा हूं मैं ये कॉन्सेप्ट। इसी का मतलब क्या, टोटल सेल इक्वल टू ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, यस और नो। अब देखो अगर क्वेश्चन में कुछ भी चीजें आई और पीवी रेशियो है तो किससे क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आपके हाथ में क्या आएगा, ये आपको मैं बोल रहा हूं। टोटल सेल्स को पीवी से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन सेल्स को पीवी से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा फिक्स कॉस्ट। और एमओएस सेल को पीवी से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आएगा बेटा, ईबीआईटी। अब ये भी इक्वेशन आपका सही से आ गया क्या, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस ईबीआईटी। देखो ये भी इक्वेशन आ गया। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब ये क्लास में बहुत डिटेल में और बहुत सारे एग्जांपल के साथ लिया है। अब अब मुझे लग रहा है इसमें मैंने बहुत ज्यादा टाइम डाल दिया रिवीजन पे, ठीक है। इतना टाइम मुझे डालना नहीं था ब्रेक इवन एमओएस पे, पर ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम कहां पे थे, तो ये देखो ये ब्रेक इवन ऐसी लाइन रहती है,
तो ब्रेक इवन, फिर इसके ऊपर वाला जो सेल्स है, ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर वाला सेल्स, क्योंकि ये तो टोटल सेल है, टोटल सेल। अभी हमने देखा टोटल सेल से ब्रेक इवन सेल्स निकाल दो तो ये चीज रहेगी। तो ये चीज क्या है, ये है एमओएस सेल्स। इसी का मतलब क्या, ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस सेल्स इक्वल टू टोटल सेल। अब ब्रेक इवन सेल्स, इसी का मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट से लिंक है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स मतलब क्या, फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए लगती है। अब बिजनेस में अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो ब्रेक इवन सेल्स बढ़ेगा या कम होगा? ब्रेक इवन सेल्स भी बढ़ेगा सर, ब्रेक इवन सेल्स बढ़ेगा। इसी का मतलब क्या, एमओएस कम होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगी। इसी का मतलब क्या, ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ गया। अगर ब्रेक इवन के हिसाब से अगर आपको सोचना है तो ये सोचना पड़ेगा, सर ब्रेक इवन सेल्स बढ़ रहा है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। इसी का मतलब क्या, ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ रही है बिजनेस के अंदर, क्योंकि रिस्क है ना फिक्स कॉस्ट। अगर आपका बिजनेस मतलब सेल्स जीरो हो जाता है तो क्या आप फिक्स कॉस्ट वाले को बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मैं दूंगा नहीं आपको, मेरा सेल्स जीरो होगा? नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, मतलब ये बहुत बड़ी रिस्क है। तो ब्रेक इवन सेल्स बढ़ता है तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ जाती है। तो तो क्या हो जाता है, ब्रेक इवन सेल्स बढ़ गई, फिक्स कॉस्ट बढ़ गया, इसी का मतलब बिजनेस में रिस्क बढ़ गई, इसी का मतलब क्या, ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से अगर आपको इंटरप्रेट करना है उस चीज को तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, सर ब्रेक इवन सेल्स बढ़ा इसी का मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो गया। देखो ना, ये ब्रेक इवन सेल्स बढ़ा मतलब ये ऊपर ऊपर लाइन जाएगी, फिर यहां तक लाएगी, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो कम हो गया ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक सेल्स का सेफ जोन है जिसमें मैं खेल सकता हूं, वो मेरा प्रॉफिट का सेल है। तो अगर वही कम हो रहा है इसी का मतलब मेरा प्रॉफिट कम होते जा रहा है। इसी का मतलब क्या, फिर बिजनेस की रिस्क बढ़ रही है। इसी का मतलब क्या, कि मुझे सेल्स थोड़े थोड़े बहुत कम ज्यादा, मतलब सेल्स में मैं ज्यादा कम ज्यादा नहीं कर सकता हूं। थोड़ा भी अगर सेल्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर इतनी सी है, बहुत कम है, ब्रेक इवन कॉस्ट ही सबसे ज्यादा है, ब्रेक इवन सेल्स ही सबसे ज्यादा है, तो फिर मुझे खेलने खेलने के लिए ज्यादा बचा ही नहीं कुछ। तो अगर सेल्स मेरा थोड़ा सा भी गिर जाता है ना तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। इसी का मतलब क्या, कि मेरी रिस्क बहुत ज्यादा है। इसी का मतलब क्या, ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होगा। कब होगा हाई, जब एमओएस गिरेगा, एमओएस सेल्स कम होगा। इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन है ब्रेक इवन एमओएस और ऑपरेटिंग लीवरेज का इनवर्स है। इसलिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू 1/MOS है, क्योंकि एमओएस जितना बढ़ेगा ऑपरेटिंग लीवरेज उतनी कम होगी। ऑपरेटिंग लीवरेज जितनी बढ़ेगी एमओएस उतना कम होगा। इनवर्स रिलेशन है दोनों में। समझ में आया क्या नहीं आया? आया सर समझ में, ओके। चलो आओ इधर। तो ब्रेक इवन का ये रिलेशन दिया है यहाँ पे, हाई फिक्स कॉस्ट हाई ब्रेक इवन पॉइंट हाई डीओएल, लो फिक्स कॉस्ट लो ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स कॉस्ट कम है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी कम है, इसी का मतलब एमओएस ज्यादा है तो बिजनेस में रिस्क बहुत कम है, इसलिए डीओएल भी क्या, कम होगा। अच्छा, हाई लिवरेज इसी का मतलब हायर ब्रेक इवन पॉइंट, लो लिवरेज इसका मतलब भी लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हैं, हायर ब्रेक इवन पॉइंट इसी का मतलब हाई लिवरेज, हाई लोअर ब्रेक इवन पॉइंट इसका मतलब क्या, लोअर लिवरेज। फिर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डेरिवेशन मैंने आपको क्लास में बताया, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे हम ये फॉर्मूला मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, डीओएल इक्वल टू 1/MOS क्यों होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्विक एग्जाम्पल दिया है, ये आप क्विक एग्जाम्पल आप सॉल्व करना है। आपका आंसर सही आता है कि नहीं ये मुझे कमेंट में बताओ, क्या आंसर आता है, मतलब मैच होता है कि नहीं। ये आंसर है तो आपका आंसर आ ही जाएगा, पर आप खुद होके सॉल्व करना है। आपको समझ में आया कि एग्जाम्पल, ये मुझे बताओ। फिर देखो, ये रिलेशन दिया है, क्या है सर, हम ईबीआईटी पॉजिटिव है, ईबीआईटी पॉजिटिव है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एक से ज्यादा रहेगी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एक से ज्यादा रहेगी। सर ईबीआईटी निगेटिव है, ईबीआईटी निगेटिव है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जीरो से कम रहेगी, फिर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जीरो से कम रहेगी। और अगर ईबीआईटी ही जीरो हो गया, मैं एकदम ब्रेक इवन पे हूं, ईबीआईटी जीरो इसका मतलब क्या, ब्रेक इवन पे हूं। ईबीआईटी जीरो कब होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट से जीरो होगा। अब कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करने का अगर आंसर जीरो आता है, इसी का मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम है, इसी का मतलब मैं ब्रेक इवन पे ऑपरेट कर रहा हूं। तो डीओएल कितना आएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इन्फिनिट। अब ये क्यों इन्फिनिट है, ये मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया है। यहाँ रिवीजन में सिर्फ मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं ये कंसेप्ट, ठीक है।
अगर पॉजिटिव रहा तो डीओएल एक से ज्यादा, अगर निगेटिव रहा तो डीओएल जीरो से कम, एक से कम नहीं बोलना है, जीरो से कम, क्योंकि ये लाइन है बेटा, ये देखो ये लाइन है, ये इसमें ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये इसमें एक जीरो है और ये वन है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज एक तो एक वन से ज्यादा रहेगा या जीरो से कम रहेगा या जीरो भी रह सकता है, ये देखो ये जीरो भी रह सकता है, वन भी रह सकता है, पर ये बीच में नहीं रहेगा, 0 to 1 के बीच में नहीं रहेगा। अभी आपको ये दिख रहा होगा, स्क्रीन के बाहर चला गया था, देखो वापिस बोलता हूं, वन से ज्यादा रहेगा, वन भी रह सकता है, ये देखो वन भी रह सकता है, जीरो रह सकता है क्या, जीरो रह सकता है, जीरो से कम रह सकता है क्या, रह सकता है, पर जीरो के वन के बीच में कभी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ओके, फिर ये ग्राफ दिया है जिसमें ये जो साइड है, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ग्राफ भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है क्लास में। ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है, ये लाइन वाई एक्सिस की, फिर एक्स एक्सिस पे क्या है, सेल्स है, एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा, सेल्स है, और ये बीच की जो लाइन है ना, ये ब्रेक इवन की लाइन है। अब ब्रेक इवन से जैसे जैसे सेल बढ़ेगा ना, डीओएल नीचे गिरेगा, मतलब यहां पे अगर डीओएल 3 है तो यहाँ पे डीओएल 2.5 रहेगा, यहाँ पे डीओएल 1 रहेगा, जैसे जैसे सेल्स आगे जाएगा डीओएल कम होगा, ये एक से ज्यादा रहेगा, एक हो सकता है पर एक के नीचे नहीं गिरेगा, ये नीचे नहीं गिरेगा, ये एक पे ही कंटिन्यू करेगा ये। और सेम ये केस में कि अगर निगेटिव जा रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट से अगर सेल थोड़ा सा कम है, कम लाइन पे, अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा सा कम है सेल्स, तो जो डीओएल है उस निगेटिव में सबसे हाईएस्ट है, फिर वो गिरते गिरते जाएगा, फिर ये जीरो तक जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये देखो ये कम कम होते रहा है। ओके, यस, ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया। अब यहाँ पे ग्राफ दिया है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलो यहां से देखो, यहां से ज्यादा समझ में आ जाएगा कि सेल एकदम से कम है तो ऑपरेटिंग लीवरेज जीरो के नीचे, थोड़ा सा ही नीचे, मतलब ये निगेटिव में, ये साइड पूरी निगेटिव वाली है, तो नीचे जैसे जैसे सेल बढ़ेगा ना, ये ज्यादा निगेटिव में चला जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज, ये देखो ज्यादा निगेटिव में चला गया, ये सबसे ज्यादा नीचे चला गया। आया समझ में? ये बहुत अभी क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं बहुत डिटेल में, रिवीजन लेक्चर है। इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करना है आपको। फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज में हम किस चीज का इंपैक्ट मेजर करते हैं, इंटरेस्ट का, मतलब क्या, फिक्स्ड, जहां पे हमें फिक्स पे करना है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, इन चीजों का फाइनेंशियल लीवरेज में इंपैक्ट मेजर करते हैं। यस और नो? यस। यूज ऑफ फंड्स कैरिंग अ फिक्स कॉस्ट, डेप्ट हो सकता है, प्रेफरेंस कैपिटल हो सकता है, मैं बोला प्रेफरेंस डिविडेंड, ये ऑर्डर टू मैग्नीफाई अर्निंग पर शेयर, मतलब क्या, अभी इसमें ईबीआईटी इतू सा बढ़ेगा, ईबीआईटी इतू सा बढ़ेगा, ईपीएस इतना बड़ा बढ़ेगा, ईबीआईटी इतू सा बढ़ेगा, ईबीआईटी इतना बड़ा बढ़ेगा, ईबीआईटी इतू से कम होगा, ईबीआईटी इतने से ज्यादा, इतने बड़े से कम होगा, इंपैक्ट सेम है, कम एफर्ट्स ज्यादा रिटर्न्स। यस और नो? तो इसका फॉर्मूला क्या है डीएफएल का, डीएफएल हमने देखा देखा था कि नहीं देखा था, यहाँ पे इनकम में आ जाओ, इनकम कंपटीशन में, ये फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ये है, ये देखना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ये छोटा, ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है। तो इसमें किस चीज का इंपैक्ट मेजर कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट का। आओ, इसका क्या फॉर्मूला है सर, डीएफएल का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये फॉर्मूला। सर और फॉर्मूला है क्या इसका, है, बिल्कुल है। क्या फॉर्मूला है, और ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अच्छा पहले तो हम ईबीटी लिख लेते हैं, ईबीटी मतलब क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स,
देखो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, इन दोनों के बीच में इंटरेस्ट आ रहा है, इसी का मतलब हम इंटरेस्ट का इंपैक्ट मेजर कर रहे हैं। ये देखो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, पहले क्या किया था हमने, फिक्स कॉस्ट का मेजर देख इंपैक्ट, फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट मेजर करना था तो कंट्रीब्यूशन लिया डिवाइड बाय ईबीआईटी किया, ठीक है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब इंटरेस्ट को मेजर करना है, इसका इंपैक्ट मेजर करना है, तो क्या करेंगे, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, खत्म, यही फॉर्मूला है। पर इस फॉर्मूला को ना हम थोड़ा सा विस्तार में लिखेंगे। कैसे लिखना है विस्तार से, आओ इधर, ईबीआईटी, क्या मैं अर्निंग बिफोर टैक्स को ये लिख सकता हूं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्या ये लिख सकता हूं? देखो ना, ईबीआईटी से अगर इंटरेस्ट लेस होता है तो बचता है ईबीटी है ना, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और अगर ये आंसर आ गया मेरा, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड बिजनेस में नहीं है तो, पर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड बिजनेस में है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस होगा। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड को डायरेक्ट लेस करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसे करेंगे 1 - टी। बेटा 1 - टी क्या होता है, टी होता है टैक्स रेट, टी होता है टैक्स रेट, इसे ग्रॉसअप करना पड़ेगा। ग्रॉसअप क्यों करना है, ये मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरीके से। देखो ईबीआईटी, देखो ईबीआईटी टैक्स के पहले आता है या टैक्स के बाद में आता है, ईबीआईटी टैक्स के पहले आता है। सर इंटरेस्ट टैक्स के पहले आता है टैक्स के बाद आता है, अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये देखो इनकम कंपटीशन में आना है हर बार। देखो ईबीआई ये रहा यहाँ पे टैक्स, ईबीआईटी टैक्स के पहले आ रहा है या टैक्स के बाद में आ रहा है, टैक्स के पहले आ रहा है। इंटरेस्ट टैक्स के पहले आ रहा है, टैक्स के बाद आ रहा है, टैक्स के पहले आ रहा है, मतलब ये प्री टैक्स आइटम हो गए, प्री टैक्स। सर प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद आ रहा है या टैक्स के पहले आ रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड तो टैक्स के बाद आ रहा है, इसी का मतलब क्या, ये पोस्ट टैक्स होगा। अब पोस्ट टैक्स को मुझे प्री टैक्स करना पड़ेगा, तो प्री टैक्स करने के लिए मुझे 1/टी करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, ये प्री टैक्स हो जाएगा, फिर मैं लेस कर सकूंगा। नहीं तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ये ईबीआईटी ये जो है ये प्री टैक्स है बेटा, ये प्री टैक्स है, ये प्री टैक्स है। अगर सिर्फ मैं पीडी करता था तो ये पोस्ट टैक्स हो जाता था, तो सारे प्री टैक्स है और ये एक को क्यों पूरा पोस्ट टैक्स रखना है, तो इसी भी हम प्री टैक्स करेंगे। कैसे प्री टैक्स करना है, 1 - टी से डिवाइड करो, आया कि नहीं समझ में। 1 - टी में टी क्या है बेटा, टी क्या है, टैक्स रेट, टी क्या है, टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100, ये होता है टी। 1 - टी करना है, ये ध्यान में रखना है, ये गलती होती है हमेशा हमेशा, हम एकदम से जल्दबाजी में सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड जितना है उतना लेस कर देंगे, ऐसा नहीं करना, इसे ग्रॉसअप करना पड़ेगा। यस और नो, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे है, डीएफएल इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड उसको डिवाइड करना है 1 - टी से। नहीं तो ये फॉर्मूला लिख लो अच्छे से, पॉज करके लिख लो। अब फाइनेंशियल लीवरेज क्या बोल रहा है, यहां पे क्या लिखा है, फाइनेंशियल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि देखो मैं बिजनेस में डेप्ट यूज कर रहा हूं, डेप्ट यूज कर रहा हूं। अब मेरा अगर बिजनेस 20% कमा रहा है हर साल, कितना कमा रहा है, 20% कमा रहा है हर साल, और इंटरेस्ट रेट है 8%, तो मैं बैंक से बोरो किया, बिजनेस में लगाया, 20% कमाया और देना 8% ही है, देना 8% ही है, मतलब 12% का डायरेक्ट बेनिफिट है। किसका बेनिफिट है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों का बेनिफिट है। मतलब क्या हो रहा है, हम डेट का पैसा यूज करके, डेट का पैसा सस्ते में यूज करके ज्यादा कमा के इक्विटी वालों को दे रहे हैं। जैसे डेट का पैसा हमने लिया 8% से, उसको बिजनेस में लगाया, 20% से हमारी कमाई हुई, 8% दे दिया बैंक को, बचा 12%, किसका है, इक्विटी वालों का तो है। तो अगर बिजनेस ये है
तो इंटरेस्ट बढ़ाओ ना, तो ज्यादा डेट बोरो करो। आपको अगर बैंक आके बोलती है क्या और आपको 1 करोड़ चाहिए, 1 CR चाहिए, आप बोलो लाओ 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 लाओ, क्योंकि आपको एडवांटेज मिल रहा है। यही है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या लिखा है? यूजिंग फिक्स कॉस्ट फंड, लॉन्ग टर्म डेट या प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स कॉस्ट है। alongside इक्विटी टू रेज द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के रिटर्न बढ़ाने के लिए। when the quantum of fixed cost of fund is relatively high, when the quantum of fixed cost fund is relatively high versus equity, फिक्स कॉस्ट फंड ज्यादा है, इक्विटी का पोर्शन कम है, मतलब लोन ज्यादा है, इक्विटी कम है। द फर्म इज सेड टू बी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो फर्म क्या कर रही है? ज्यादा बोरो कर रही है, मतलब इक्विटी मालिक का पैसा रहता है, जो ओनर्स होते हैं उनका पैसा फंड रहता है। तो ओनर का फंड ज्यादा यूज ही नहीं कर रहे हैं, फंड किसका यूज कर रहे हैं? बोरो करके। और उससे जो बेनिफिट आ रहा है वो बेनिफिट किसको पहुंच रहा है? ओनर्स को पहुंच रहा है। ओनर्स तो अपना पैसा लगा ही नहीं रहे, मतलब बिना पैसा लगाए हम ज्यादा रिटर्न्स कमा रहे हैं। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ये फाइनेंशियल लीवरेज डबल एज स्वॉर्ड ये दिया है। डबल एज स्वॉर्ड ये क्या होता है? दो धारी तलवार। इसे बोला जाता है क्या? दो धारी तलवार। मतलब क्या हमने देखा कि ईबीआईटी सर 10% से बढ़ता है तो ईपीएस 20% से बढ़ रहा है, मतलब कम एफर्ट्स मारने ईबीआईटी बढ़ाने में ईपीएस 20% से बढ़ रहा है। पर इसके इनवर्स भी हो सकता है ना, ईबीआईटी 10% से नीचे गिरता है तो मेरा ईपीएस 20% से नीचे आ रहा है ना। रिस्क भी है, रिटर्न भी है। मुझे अगर रिटर्न और डबल कमा के दे रहा है तो रिस्क भी ऐसे ही, मुझे डबल रिस्क है। अगर 10% से ईबीआईटी घट रहा है तो ईपीएस मेरा 20% से घटेगा। तो ये दो धारी तलवार। आप बेनिफिट, आपको बेनिफिट भी पहुंचा सकती है, रिस्क भी बहुत खतरनाक पहुंचा सकती है। इसलिए कभी भी ये बात ध्यान में रखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब फर्म जितने भी इन्वेस्ट कर रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? आपने कैपिटल लगाया, आपने डेब्ट रेज किया, जितने भी इन्वेस्टमेंट किए बिजनेस में, उसमें बिजनेस कितना कमा रहा है। जो मैंने 20% का एग्जांपल लिया था, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ये तो है। ये 20% है और इंटरेस्ट रेट 8% है। मतलब क्या हो रहा है? बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो आप बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ तो फेवरेबल है, फिर वो ये मैग्नीफाई कर देगा। पर अगर ये चीज उल्टी रही तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6% है और बैंक को देना पड़ेगा 8%। और बैंक आके बोलती है क्या आपको और लोन चाहिए? हम बोलेंगे और तो नहीं चाहिए, जो पहले का लोन यही वापस लेके जाओ। क्योंकि हो क्या रहा है? बिजनेस कमा रहा है 6% और मुझे देना पड़ रहा है 8%। मतलब क्या? बिजनेस लॉस में जा रहा है ना। इक्विटी मतलब मेरे ओनर से पैसा लेके मुझे डेब्ट को देना पड़ रहा है, बैंक को देना पड़ रहा है, ये दिक्कत आ जा रही है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट सेम है, सेम टू सेम, तो न्यूट्रल है, कोई भी इफेक्ट नहीं है इसमें। इसलिए लिखा है डेब्ट कट्स बोथ वेज, इट एम्पलीफाइज द गेन इन गुड टाइम्स एंड एम्पलीफाइज द लॉसेस इन बैड टाइम्स। ओके, ये भी वही है। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन मतलब क्या? ईबीआईटी से हम इंटरेस्ट लेस करते हैं, फिर कहां तक पहुंचते? ईबीटी पे। अगर ईबीटी 0 होता है तो हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पे। मतलब हम इतना ईबीआईटी कमा रहे हैं जिससे से इंटरेस्ट पे हो, मतलब ही क्या? ईबीआईटी और इंटरेस्ट सेम है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन है। अगर ईबीआईटी हम ज्यादा कमा रहे हैं तो इसी का मतलब क्या? हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन से ऊपर है। अगर हम ईबीआईटी कम कमा रहे हैं ब्रेक इवन से, तो क्या हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन से कम में काम करें। इसी का मतलब क्या? अगर ईबीआईटी ब्रेक इवन के ऊपर है तो डीएफएल 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। अगर ईबीआईटी ब्रेक इवन, फाइनेंशियल ब्रेक इवन से कम है तो डीएफएल 0 से भी कम होगा। 0 के 1 के बीच में कभी नहीं आएगा। 0 आइदर इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 0 और लेस देन 0 और 1 और मोर देन 1, बट नेवर बी लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये चीज हमेशा याद रखो। ये देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन यहाँ पे दिया है, लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज 0। मैंने वही बोला, ईपीएस जहां पे 0 होता है। अर्निंग पर शेयर, मैंने अर्निंग बिफोर टैक्स बोला, ये बोला होगा, इंटरेस्ट लेस करने अर्निंग बिफोर टैक्स। पर अल्टीमेटली फाइनेंशियल ब्रेक इवन मतलब क्या होता है? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 0। जब 0 होगा तब हम बोलेंगे हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पे। ये भी मैंने क्लास में बहुत डिटेल में लिया। इफ नो प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट।
फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, इंटरेस्ट अमाउंट होगी, जितना इंटरेस्ट वही तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन है ना, ठीक है ना। तो यही सेम ग्राफ है जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज में ग्राफ एक्सप्लेन किया, सारी वही सेम टू सेम, यही पे भी उसका एक्सप्लेनेशन, पर यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। हुआ ये क्लियर। फिर आता है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज क्या है, ये हमने देखा यहाँ पे, ये देखो ये क्या है कंबाइंड लीवरेज, पूरा सेल्स से लेके ईपीएस तक मेजर करना है, इसे बोला जाता है कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज में फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट भी मेजर हो रहा है और इंटरेस्ट का इंपैक्ट भी मेजर हो रहा है, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसका भी इंपैक्ट मेजर हो रहा है, सारी चीजों का इंपैक्ट मेजर कर रहे हैं। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज में हम सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट मेजर करते थे, फिर फाइनेंशियल लीवरेज में हम इंटरेस्ट का, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है बिजनेस में तो प्रेफरेंस डिविडेंड का मेजर कर रहे हैं, और कंबाइंड लीवरेज में हम फिक्स कॉस्ट का भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट का भी कर रहे हैं, और प्रेफरेंस डिविडेंड अगर होगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड का भी कर रहे हैं। मतलब कंबाइंड लीवरेज कुछ नई कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं है नई कॉन्सेप्ट। तो ये मेजर कैसे होगा, ये फॉर्मूला बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अब यहाँ पे आपको फटाफट लिख के दूंगा। कैसे मेजर होगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इस ये पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला डीओएल का, देखो इसमें दोनों रिस्क आ गए, ऑपरेटिंग भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। तो ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मिलेगी कंबाइंड वाली रिस्क। यहाँ पे ओ लिखा है, यहाँ पे सी लिखो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज है, यहाँ ओ नहीं है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। तो इसमें दोनों का मेजर आएगा, इसलिए हम डीओएल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज करते हैं बेटा। अब मुझे एक बात बताओ आप, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का, छोटा वाला बोलो जल्दी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। और डीएफएल का क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, यस और नो। अच्छा ईबीटी को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, ईबीटी को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, मैं ब्रैकेट में लिखूं क्या, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये लिख सकता हूं ना, ये लिख सकता हूं। चलो यही लिखो क्या मैं यहां पे सीधा डायरेक्टली लिखू क्या, डायरेक्टली यहां पे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड रहा, प्रेफरेंस डिविडेंड तभी आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, ये। अब देखो ईबीआईटी कट, क्या बचा नीचे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, यस और नो, यस और नो, ये बचा। तो ये हो गया आपके पास थर्ड फॉर्मूला, तो 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इसका भी यही ग्राफ है, इसका एक्सप्लेनेशन भी वैसा ही जाता है इससे। अच्छा फाइनेंशियल लीवरेज का ही है, इसका ग्राफ नहीं। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, सेल्स अगर 10% से बढ़ता है, सेल्स अगर 10% से बढ़ता है और डीओएल 6 है, डीओएल 6 है, तो मेरा ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा आप ही बताओ, 60% से बढ़ेगा, यस और नो, 60% से बढ़ा, क्योंकि डीओएल का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इससे क्या होगा, अगर सेल्स 10% से बढ़ता है और डीओएल मेरा 6 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू डीओएल, मतलब 10% इंटू 6, ईबीआईटी कितना आया 60%। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2 है बेटा, ये 2 है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2 है, क्या है 2। अब क्या होगा, ईबीआईटी 60% से चेंज हो रहा है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2 है, तो 60% इंटू 2, ईपीएस मेरा 120% से चेंज होगा, ये देखो 120% से चेंज हो रहा है। अब आप मैथमेटिकल नंबर्स लेके अगर आपने करके देखा तो हो जाएगा, यही आंसर आएगा। आप 10 लाख सेल ले लो, ईपीएस निकालो, लास्ट तक आ जाओ, फिर आप 10% सेल से बढ़ाओ, मतलब 11 लाख सेल्स करो, फिर सारी चीजें करो, फिक्स कॉस्ट सेम रखना है, इंटरेस्ट सेम रखना है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आप कंसीडर कर रहे हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी सेम रखना है दोनों केस, और आप कैलकुलेट करके देखो,
अपने आप ये आ जाएगा। सिर्फ इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, DOL 6 आए ऐसे फिगर्स पुट अप करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने क्लासरूम में देख ली अच्छे से। फिर आएगा ये इसका एग्जांपल है, फिर रीडिंग द DOL इंटू DFL कॉम्बिनेशन। अब हमें ये मेजर करना है, क्या करना है मेजर, कि बिजनेस रिस्की है या रिस्क फ्री है। तो हम क्या देखेंगे कि DOL कितना है, DFL कितना है। अगर DOL और DFL दोनों लो है, दोनों कम है, लो लो, तो क्या होगा, रिस्क बहुत कम रहेगी। अच्छा दोनों हाई तो रिस्क कितनी रहेगी, बहुत हाई रहेगी। अगर DOL बहुत हाई और DFL लो है, या रिवर्स करते हैं, ये सिचुएशन पे आना है अभी, ये नीचे वाले दो सिचुएशन पे, इस पे आना है। DOL हाई DFL लो है, या रिवर्स, DOL लो है या DFL हाई, दोनों केस में रिस्क मॉडरेट ही है। पर क्या दोनों बिजनेस, अगर हम देखें, एक बिजनेस ए ऐसा है जिसमें DOL हाई है DFL लो है, बिजनेस बी ऐसा है जिसमें DOL लो है DFL हाई है। सर क्या दोनों बिजनेस की रिस्क सेम है, मॉडरेट है, पर दोनों बिजनेस क्या सेम है, नहीं है। रिस्क मॉडरेट होने के बावजूद भी दोनों बिजनेस सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, देखो DFL DFL समझो, DOL अगर रिस्क हाई रही ना, हाई DOL की रिस्क हाई रही, तो क्या होगा, सेल्स में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए ना तो EBIT बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। अगर EBIT चेंज हो जाता है तो अपने आप EPS तो चेंज होगा ही बहुत ज्यादा से। तो फिर सेल्स में थोड़ा बहुत भी चेंज आ जाएगा ना, नीचे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। इससे उल्टा अगर हम देखें, तो अगर DOL कम है तो सेल्स के चेंज होने से EBIT पे उतना फर्क नहीं आएगा, फिर EBIT के चेंज होने से EPS पे फर्क ज्यादा आ जाएगा, EPS पे ज्यादा फर्क आएगा EBIT के चेंज होने से, पर हमारा EBIT तो पॉजिटिव रहेगा। अगर DOL बहुत हाई है और सेल 10% से गिरता है तो EBIT में निगेटिव में चला जाऊंगा, फिर आगे तो निगेटिव ही जाना है EPS तक। पर अगर उल्टा रहा, ये चीज उल्टी रही, अगर मेरा DOL लो है तो एटलीस्ट सेल चेंज होने EBIT तो पॉजिटिव रहेगा, फिर इंटरेस्ट लेस होगा, फिर अगर मैं निगेटिव में जा सकता हूं, क्योंकि इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या, DFL है, रिस्क है, यस और नो। इसलिए क्या बोला है कि अगर DOL हाई है DFL लो है तो मॉडरेट रिस्क है, अच्छी नहीं है। और DFL लो है, इसी का मतलब क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बहुत कम है, मैं ज्यादा डेब्ट का पैसा यूज करके ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को बेनिफिट नहीं दे पा रहा, ठीक है ना। और नीचे क्या है, DOL लो है और DFL हाई, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये कैसा है, ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से लिया है, ठीक है ना। इसमें हमने कितना, आधा घंटा 20 से 25 मिनट तो इस पे लगाए थे। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये ध्यान में रखो, हाँ गलती नहीं हो, MCQ के लिए आ सकता है, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करना है आपको, ये एग्जाम फेवरेट, ये क्वेश्चन तो सॉल्व करो, रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अब ये प्रोफेशनल इंसाइट है, ये आप पढ़ लो। वन ग्लांस फॉर्मूला शीट, ये फॉर्मूले हमने देख लिए ऊपर, यही सिर्फ उसका रिवीजन के लिए शॉर्ट रिव्यू, मतलब रिवीजन में भी रिवीजन, रिवीजन में भी रिवीजन, क्या बात। सर कॉमन मिस्टेक, एग्जामिनर ट्रैप, कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है, फ्लिपिंग द फॉर्मूला, गलती से DOL का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड EBIT, गलती से आप EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो, ये गलती हो सकती है। यूजिंग सेल्स इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूशन इन DOL का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, आप सेल्स डिवाइडेड बाय EBIT कर सकते हो, ये नहीं करना है। फिर डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कैसे निकालना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो इसका सम नहीं करना है, टोटल नहीं करनी, मल्टीप्लाई करना है। फिर पुटिंग इंटरेस्ट इनटू ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते समय इंटरेस्ट को कंसीडर करना, इसी का मतलब ये क्या बोल रहे हैं, हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड EBIT, अगर आपने इंटरेस्ट को कंसीडर करा तो आप गलती से EBT लिख सकते हो, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो ये चीज होनी नहीं देनी है। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड का मैंने बोला, सीधा प्रेफरेंस डिविडेंड लेस नहीं करना है फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूला में, नीचे उसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा डिवाइड बाय 1 - T करके, क्योंकि वो पोस्ट टैक्स से उसे प्री टैक्स करना पड़ेगा। फिर कंफ्यूजिंग
ईबीआईटी और ईबीटी के बीच आप कंफ्यूज हो सकते हो। फिर एमओएस लिंक रिवर्स, ये देखो ये एक चीज है। डीओएल इक्वल टू 1 / एमओएस एंड एमओएस इक्वल टू, एमओएस का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अब एमओएस का ये जो फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, इसका डेरिवेशन रिवीजन नोट्स में ही ऊपर दिया है, ये देखो, और ये क्लास में भी मैंने लिया है, आपको याद आता होगा तो। कहाँ पे गया, ये देखो ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। एट बीपी लिवरेज क्या होता है, इन्फिनिट होता है, एक या जीरो नहीं होता है। कोई अगर आपको पूछेगा कि एट ब्रेक इवन पॉइंट लिवरेज कितना होगा, आप गलती से 1 बोल सकते हो, गलती से 1 बोल सकते हो, या गलती से 0 बोल सकते हो। बोलना है क्या, नहीं बोलना है, ठीक है। फिर टैक्स डज नॉट अफेक्ट डीओएल डीएफएल। अच्छा, ये अगर इसमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में डाल दो, इसको मैं डिटेल में फिर उसका रिवीजन वीडियो अपलोड करूंगा, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे इन डेप्थ जाएंगे, फिर उसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। ये मुझे रिवीजन थोड़ी क्रिस्प करनी है, इसलिए ये फास्ट ले रहा हूं, मैं बहुत फास्ट रिवाइज करा रहा हूँ सारी चीजें। तो टैक्स डज नॉट अफेक्ट डीओएल डीएफएल डीसीएल। टैक्स डीओएल डीएफएल डीसीएल निकालते समय टैक्स अफेक्ट नहीं होगा। जो भी आप फॉर्मूला देखो ऊपर वाले जो शॉर्टकट फॉर्मूले कि किधर भी टैक्स आया है क्या। डीओएल में क्या करते हैं हम, कंट्रीब्यूशन डिवाइड ईबीआईटी। डीएफएल में क्या करते हैं, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। और डीसीएल में क्या करते हैं, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ओके, ठीक है। अब फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज नीड्स, फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है हमारे लिए, अच्छा ये कब बोलेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट से। फिर अगर एग्जाम में आता है वाइप आउट ईपीएस, ईपीएस वाइप आउट कर दो, इसी का मतलब क्या, ईपीएस को 0 करना है, मतलब ईपीएस को 100% से फॉल करना है। फिर लीवरेज कट्स बोथ वेज, दोनों साइड से, मतलब बोथ वेज मतलब क्या, एक तो एक लीवरेज है ना, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है या तो नुकसान भी कर सकता है, दोनों एज है। ये प्रॉफिट मैग्नीफाई भी कर सकता है और लॉस भी मैग्नीफाई कर सकता है। फिर एक क्विक समरी है, ये आपको पढ़ना है रिवीजन नोट्स से। रिमेंबर इन 60 सेकंड्स, ये भी आपको पढ़ना है, ये रिवीजन के अंदर और एक रिवीजन। फिर ये एमसीक्यू है शॉर्ट, ये आपको पढ़ना है, और ऐसे करके हमारा लिवरेज चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं गूगल ड्राइव के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप गूगल ड्राइव से जाके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हुआ आपकी क्रिस्प फास्ट रिवीजन। ये होने के बाद अगला नेक्स्ट सरप्राइज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। क्या लेके आने वाला हूँ, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि पूरे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करूं, पर पता नहीं टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, पर टॉप मोस्ट क्वेश्चन का सॉल्व करने का वीडियो मैं लेके आऊंगा बहुत जल्द। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और वो क्या बोलते हैं, बेल आइकॉन को दबाओ, टिंग टॉन्ग। तो ये रिवाइज करो अच्छे से और खुद होके सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप खुद होके सॉल्व नहीं करोगे ना, ये सारी चीज दिमाग में नहीं बैठने वाली। कितने भी रिवीजन वीडियो देखो, ये 4 बार देखो, 5 बार देखो, ये सीधे आप क्वेश्चन में नहीं आ सकता, मतलब क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको खुद होके पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप एग्जाम में फटाफट सॉल्व कर सकते हो। यस और नो, ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो आप देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर, ठीक है, थैंक यू।